नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत समाजीकरण की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए समाजीकरण से संबंधित अन्य प्रत्यय कौन कौन से हैं उनको जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की थी, समाजीकरण शिक्षण की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज सम्मत, समाज अनुरूप सामाजिक मूल्यों को सीखता है, आंतरिकरण करता है उनका, ताकि वो समाज का एक सक्रिय व प्रकारात्मक सदस्य बन सके हैं। क्योंकि समाजीकरण के अनुसार हम वही चीज़ सीखते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होती है, किंतु मनुष्य समाज अनुरूप व्यवहार ही नहीं करता, वो समाज विपरीत व्यवहार भी करता है। तो हमें समाजीकरण को समझने के लिए समाजीकरण से संबंधित कुछ प्रत्यय हैं, उनको समझना भी आवश्यक है। इन अवधारणाओं का विकास भी समाजीकरण से ही माना जाता है। जैसा कि हम बार बार उल्लेख कर रहे हैं कि समाज द्वारा स्वीकृत मानदंड, रीति रिवाजों, व्यवहार के तरीकों को सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण है। किंतु व्यक्ति अन्य चीज़ों को किस तरह से सीखता है, उनको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं और कौन कौन से प्रत्यय हैं जो समाजीकरण से संबंध रखते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं नकारात्मक समाजीकरण, निगेटिव सोशलाइजेशन। जैसा कि हम प्रारंभ से कह रहे हैं, समाजीकरण का तात्पर्य केवल समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों व व्यवहारों को सीखना है, किंतु हम ये जानते हैं कि प्रत्येक व्यवहार सामाजिक नहीं होता। कुछ व्यवहार समाज विरोधी भी होते हैं। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे नकारात्मक समाजीकरण कहा जाता है, यानी नेगेटिव सोशलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा चोरी करना सीखता है, गाली देना सीखता है, मारपीट करना सीखता है, तो इस तरह का जो व्यवहार है वो नकारात्मक समाजीकरण होगा, क्योंकि चोरी, मारपीट, गाली ऐसे किसी भी समाज में सामाजिक मानदंड नहीं होते। समाजीकरण तो सामाजिक मानदंडों को, मूल्यों को सीखने की ही प्रक्रिया है। इस प्रकार से प्रत्येक प्रकार का सीखना समाजीकरण नहीं कहलाता। समाजशास्त्री हॉयट ने अपनी पुस्तक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में ऐसे अनेक कॉर्नर बॉयज का उल्लेख किया है जो जीविका चलाने के लिए समाज विरोधी कार्य सीखते हैं। अतः नकारात्मक समाजीकरण समाज सम्मत व्यवहार को सीखना नहीं है, अपितु समाज विरोधी जो व्यवहार सीखा जाता है उसको हम नकारात्मक समाजीकरण या निगेटिव सोशलाइजेशन कहते हैं। अब ये तो बात हुई नकारात्मक समाजीकरण की। एक अन्य अवधारणा है विसमाजीकरण। क्योंकि हम समाजीकरण को सीख रहे हैं, समाज सम्मत व्यवहार को सीखना समाजीकरण है, समाज विरोधी व्यवहार को सीखना नकारात्मक समाजीकरण है, तो फिर डिसोशलाइजेशन भी प्रक्रिया महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। तो हमें ये समझना होगा कि विसमाजीकरण क्या होता है। क्योंकि समाज का हमेशा ये प्रयत्न रहता है कि व्यक्ति का समाजीकरण हो, यानी समाज सम्मत व्यवहार को ही हो सीखे, किंतु कुछ लोग समाज विरोधी व्यवहार, जिसे हम विपथगामी व्यवहार भी कहते हैं, सीखकर नकारात्मक समाजीकरण कर लेते हैं। तो समाज का ये कर्तव्य है कि ऐसे लोगों का सही समाजीकरण होना चाहिए। उनके सही समाजीकरण के लिए आवश्यक है
कि जो पहले सीखे हुए समाज विरोधी व्यवहार है उसको भूला जाए। इसके लिए उन्हें समाज विरोधी व्यवहार की कमियां बतलाकर समाज सम्मत व्यवहार के लाभ उनको बताए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति चोरी करना सीखता है और हम ये चाहते हैं कि वो चोरी ना करे और चोरी करना छोड़ दे, तो हम उसे ये बताने का प्रयास करेंगे कि चोरी करने पर क्या दंड मिलता है, चोरी के क्या नुकसान है सामाजिक स्तर पर, चोरी करने की आदत को छुड़वाना छोड़ देना ही विसमाजीकरण है। यानी विसमाजीकरण का एक और पहलू यह है कि कई बार जब किसी विशिष्ट व्यवहार को प्रयोग करते काफ़ी समय लंबे नहीं करते या फिर उसे नहीं करते, ऐसी स्थितियों में स्वतः ही भूल जाते हैं, तो इसे भी हम विसमाजीकरण कहते हैं। यानी नकारात्मक चीज़ों को भूलकर सकारात्मक व्यवहार करना तो विसमाजीकरण है, यानी उनको भूलकर। किंतु कई बार हम जो सही व्यवहार है उसको भी भूल जाते हैं क्योंकि वो हमारी आदत का हिस्सा नहीं रहते, तो उनको पुनः याद दिलाना भी विसमाजीकरण कहलाता है। जैसे कि वैदिक रीति रिवाज, पूजा पाठ आदि आजकल हम छोड़ते जा रहे हैं। आजकल हमारे बच्चों को इन चीज़ों से को बताया नहीं जाता या प्रारंभ में बता दिया जाता है, फिर बाद में हम उन चीज़ों को स्वतः ही भूल जाते हैं। फिर सीखे व्यवहार को पुनः करना भी तो उनको वापस अपनी आदत में लाना भी विसमाजीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से विसमाजीकरण एक चेतन होता है और एक अचेतन प्रकार का हो सकता है। यानी हम चीज़ों को भूलते हैं। वो जो समाज विपरीत व्यवहार है वो हमारा चेतन रूप है, जिसमें हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और उस चीज़ को छोड़कर पुनः समाज की तरफ हम अग्रसर होते हैं, तो वो आपका चेतन रूप में भी समाजीकरण है। और जैसा कि मैंने कहा कि वैदिक रीति रिवाजों को हम धीरे धीरे भूल रहे हैं और पुनः उन्हें करना चाहते हैं, तो वह आपका अचेतन रूप से भी समाजीकरण कहलाता है। फिर इन्हीं से संबंधित एक और अवधारणा है पुनर्समाजीकरण। पुनर्समाजीकरण की प्रक्रिया के विषय में भी यानी नकारात्मक समाजीकरण व विसमाजीकरण के बाद जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसे ही पुनः समाजीकरण कहा जाता है। क्योंकि नकारात्मक समाजीकरण में व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है और विसमाजीकरण में उसको फिर से उन नकारात्मक प्रक्रियाओं को छोड़ने के लिए सामाजिक सम्मत या सामाजिक मानदंडों के अनुसार जो वापस पुनः सीखने की जो प्रक्रिया है वह पुनः समाजीकरण कहलाता है। यानी जब वो भूलता है वो विसमाजीकरण है, फिर वापस उसको जो सही चीज़ें सीखता है, समाज सम्मत व्यवहार करना सीखता है नकारात्मकता को छोड़कर, तो वह पुनर्समाजीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए इस तरह से ले सकते हैं कि एक व्यक्ति ने चोरी करना सीखा, यह उसका नकारात्मक समाजीकरण है। चोरी करने के बाद मान लीजिए कि उसे जेल हो जाती है या समाज से तिरस्कृत कर दिया जाता है, तो उसके मस्तिष्क में ये जन्म ले लेता है, ये चीज़ बात बैठ जाती है कि चोरी करना पाप है और भविष्य में चोरी न करने की प्रतिज्ञा करता है। ये जो चोरी न करना, इस तरह के जो भाव उसके अंदर आते हैं, इस तरह की चीज़ें वो सीख लेता है कि इसके क्या प्रभाव होंगे, तो वो विसमाजीकरण है। इसके बाद फिर से वह सामाजिक मानदंडों को सीखना प्रारंभ करता है, फिर से समाज के स्वीकृत व्यवहार को सिखाया जाता है उसे, और वो समाज का फिर से एक सक्रिय सदस्य बन जाता है, तो वह उसका पुनर्समाजीकरण कहलाता है। तो ये कुछ समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही प्रत्यय संप्रत्यय हैं जिनका प्रयोग भी जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि नकारात्मक समाजीकरण क्या होता है, विसमाजीकरण क्या होता है और पुनर्समाजीकरण क्या होता है। अब हम एक और अवधारणा की बात करते हैं, पूर्ववासी समाजीकरण। वास्तव में पूर्ववासी समाजीकरण की अवधारणा का संबंध रेफरेंस ग्रुप से या संदर्भ समूह से माना गया है।
अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि संदर्भ समूह किसे कहते हैं या रेफरेंस ग्रुप किसे कहते हैं। रेफरेंस ग्रुप वह होता है जिसमें व्यक्ति उस समूह का सदस्य नहीं होता किंतु उसके सदस्य बनना चाहता है। मान लीजिए एक सेकेंडरी करके विद्यार्थी कॉलेज समूह का सदस्य नहीं है जब तक कि उसका एडमिशन नहीं हुआ, तो उसके लिए कॉलेज एक तरह से संदर्भ समूह का कार्य करेगा। संदर्भ समूह में वह अपने आप को ढालने के लिए पहले ही संदर्भ समूह के व्यवहार को सीखना प्रारंभ कर देता है। तो इस तरह से जो वो सीखता है वह उसका पूर्ववासी समाजीकरण कहलाता है। यानी वो लड़का जिसका संदर्भ समूह कॉलेज है, यदि सेकेंडरी में रहते हुए कॉलेज के छात्रों के समान व्यवहार करने लगता है, सोच कर के उसे कॉलेज जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वह उसका पूर्ववासी समाजीकरण होगा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे एक सेकेंडरी का बच्चा हाफ पैंट पहनता है, फुल पैंट पहनने लग जाए, अध्यापक को जो उसका मास्टर साहब कहने की आदत छोड़कर सर कहने लग जाए, या अन्य कोई और उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है, तो वह उसके लिए कॉलेज उसके लिए एक संदर्भ समूह होगा। और वो जो कुछ सीखता है वह उसका पूर्ववासी समाजीकरण कहलाता है। एक अन्य उदाहरण से भी इसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए कोई ग्रामीण लड़की की सगाई किसी शहरी फौजी अफसर से हो गई। अब वो फौजी परिवार अफसर का परिवार उस लड़की के लिए एक संदर्भ समूह का कार्य करता है। यानी अभी तक वो उसकी सदस्य नहीं है किंतु वो सदस्य बनेगी। अतः संदर्भ समूह के समान वह अपने आप को ढालने के लिए शहरी सभ्यता को सीखना प्रारंभ कर देती है, तौर तरीक़ों को सीखना प्रारंभ कर देती है। तो यह उसका जो सीखने का जो प्रक्रिया है वह उसकी पूर्ववासी समाजीकरण कहलाती है। इसके साथ ही समाजशास्त्रियों ने प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण की भी चर्चा की है और उसमें विभेदीकरण भी बताया है। प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत उन मौलिक प्रक्रियाओं का उल्लेख किया जाता है जिनके माध्यम से बालक समाज का सहभागी सदस्य बनता है। ये प्रक्रिया बालक के जीवन के प्रारंभिक काल से संबंधित होती है, यानी बालक के मूलभूत व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस समय के बाद बालक की समाजीकरण की गहनता और व्यापकता में सने सने कमी होती जाती है। तो वह जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसे द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत लिया जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक विश्व के किसी विशिष्ट भाग का सदस्य बनता है। उदाहरण के लिए हम इस तरह से ले सकते हैं कि हर व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत माना जाता है, जबकि जब व्यक्ति समाज परिवार में कुछ सीखता है तो वह उसका प्राथमिक समाजीकरण माना जाएगा। कुछ परिस्थितियों में ये प्रक्रियाएं बड़े व्यापक स्तर पे होती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक लिपिक बनने के लिए व्यक्ति के अभिज्ञान में परिवर्तन, आवश्यक नहीं होता, बल्कि एक मेहनत और क्रांतिकारी बनने के लिए व्यक्ति के अभिज्ञान में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यानी बाबू या क्लर्क बनने के लिए उसको एक सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है, किंतु एक कोई क्रांतिकारी विचार लाने के लिए, लीडरशिप पाने के लिए उसमें विशेष परिवर्तन होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आधारभूत व्यक्तित्व में परिवर्तन हो जाता है। तो जो वो गहनता का जो आभास होता है बनने का, क्रांतिकारी बनने का, प्रारंभिक अवस्था में दृष्टिगोचर होता है, तो वह उसके लिए वह अनुभवों की विभिन्न श्रृंखलाएं जिनके अंतर्गत वो मित्रों का नया समूह बनाता है, गृह परिवर्तन करता है, बीमारी की स्थिति में सामंजस्य स्थापित है, यानी जो अन्य लोगों के साथ संपर्क करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो आपका द्वितीय समाजीकरण के उदाहरण है। अब समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के लिए केवल परिवार तक या उसके व्यवसाय तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि एक लघु विश्व, वृहद विश्व के स्तर पर उसका समाजीकरण संपन्न होता है। यानी व्यक्ति जो कुछ सीखता है निकट के वातावरण से संबंधित तो होता है, अपितु मूल्यों व विश्वासों की व्यापक व्यवस्था से वो जुड़ा हुआ होता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया लघु वृहद विश्व के मध्य की कड़ी स्थापित होती है।
हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों से जुड़कर अनुभवों की विविधता को स्वीकार करता है। तत्पश्चात वह स्वयं को व्यापक सामाजिक इकाई से जोड़कर अनुभव पुंज को अधिक व्यापक बना लेता है। तो इस तरह से समाजीकरण की प्रक्रिया जो ये सकारात्मक प्रक्रिया है, वही भी नकारात्मक समाजीकरण समाज विरोधी व्यवहार को प्रदर्शित करती है। फिर उस समाज विरोधी व्यवहार को हम भूलने का प्रयास करते हैं, वो आपका विसमाजीकरण कहलाता है। और पुनः हम समाज का सक्रिय सदस्य स्थापित होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो वो जो नकारात्मक व्यवहार है उसको छोड़कर और जो पुनः हम समाज सम्मत व्यवहार करना सीखते हैं, वह आपका पुनर्समाजीकरण कहलाता है। और इसके पश्चात हम पूर्ववासी समाजीकरण की भी चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से एक संदर्भ व्यक्ति या संदर्भ समूह आपके लिए एक आदर्श की स्थिति होते हैं और जिनका जैसा आप बनना चाहते हो तो उसके जैसा व्यवहार करना पूर्व में ही प्रारंभ कर देते हो। और किस तरह से मनुष्य में एक वृद्ध और लघु स्तर पे समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जो हम प्राथमिक समाजीकरण के रूप में और द्वितीय समाजीकरण के रूप में देखते हैं। तो ये चर्चा की समाजीकरण क्या होता है, विसमाजीकरण क्या होता है, पुनः समाजीकरण क्या होता है, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। धन्यवाद।